हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग सब दोस्तों? अगर आपकी एनुअल इनकम एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो यहां पर अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। फाइनेंशियल ईयर हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को क्लोज होता है। अब एक फाइनेंशियल ईयर में आप जो भी कमाई करते हैं वो आपको अगले साल सरकार को दिखानी होती है कि आपने कहां से इनकम की। अब आईटीआर फाइल करते समय अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो आपको रिफंड मिल जाता है। इसी के साथ आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वहां पर आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। सो आईटीआर में अलग अलग तरीके के फॉर्म होते हैं, जैसे कि आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5 एक्सेट्रा। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से है तो इस केस में आपको आईटीआर 1 फॉर्म फाइल करना होता है। अगर आपकी इनकम किसी बिजनेस से 2 करोड़ रुपए तक है तो ऐसे केस में आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। और अगर किसी प्रोफेशन से जैसे डॉक्टर, इंजीनियर से अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है तो ऐसे केस में भी आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम किसी बिजनेस से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है या किसी प्रोफेशन से 50 लाख रुपए से ज्यादा है या फिर कोई और कैपिटल गेन से आपकी इनकम है तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करना होगा। अब यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से है तो यहाँ पर आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल करेंगे। अगर आपकी इनकम बिजनेस से 2 करोड़ रुपए तक है या फिर किसी प्रोफेशन से 50 लाख रुपए तक है तो ऐसे केस में आप आईटीआर 4 फाइल करेंगे। या फिर आपको किसी बिजनेस से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम है या फिर प्रोफेशन में 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है तो ऐसे केस में आप आईटीआर 3 फॉर्म को फाइल करेंगे। अब जब भी आप आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई टैक्स कंसल्टेंसी ढूंढते हैं या फिर किसी एजेंट को ढूंढते हैं और वो टैक्स कंसल्टेंट और एजेंट आपसे आईटीआर फाइल करने के 4 से 5 हजार रुपए इजीली वसूल लेते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको आईटीआर फाइल करने का A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं और मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप यहां पर यूं सीख जाएंगे कि कैसे आपको आईटीआर फाइल करना है। और इस वीडियो में मैं आईटीआर फाइल करने को जैसे एक्सप्लेन करूंगा उससे आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि आईटीआर रिटर्न को कैसे फाइल किया जाता है। इसी के साथ अगर आप अपनी आईटीआर भरते हैं तो आप अपनी आईटीआर इजीली भर पाएंगे खुद से, और अगर अपने फैमिली की किसी भी मेंबर की आपको आईटीआर फाइल करनी है तो वहां पर भी आप इजीली कर पाएंगे। सो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हम सीधे incometax.gov.in इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Whenever you click on that link, you will be redirect to the same dashboard, same website। लेकिन आईटीआर को फाइल करने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर हमें इनकम टैक्स रिटर्न कौन सा फॉर्म यूज करना है। क्योंकि जब भी कोई भी सैलरीड पर्सन या फिर कोई भी बिजनेसमैन जब भी आईटीआर फाइल करता है तो जनरली आईटीआर में 4 तरीके के फॉर्म होते हैं। एक आईटीआर 1, एक आईटीआर 2, एक आईटीआर 3 और एक आईटीआर 4। अब यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि किसको कौन सा आईटीआर फॉर्म फिल करना है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से है तो ऐसे केस में आपको आईटीआर 1 फॉर्म फाइल करना होगा। बट अगर आप एक बिजनेसमैन है और आपकी इनकम बिजनेस से होती है तो उस केस में आईटीआर फॉर्म 3 या 4 आपको फिल करना होगा। तो यहां पर यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर आपको आईटीआर का कौन सा फॉर्म फिल करना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। उनको आईटीआर 1 फॉर्म फिल करना था बट उस केस में उन्होंने आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 फॉर्म फिल कर दिया, या फिर उन्हें आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 फॉर्म फिल करना था बट उन्होंने आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर दिया। तो इससे क्या होता है कि आपकी आईटीआर रिटर्न में गलत फिलिंग हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फिल करना है या फिर आपके लिए कौन सा आईटीआर का फॉर्म जो है वो एप्लीकेबल है। अब यह समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इंडिविजुअल या फिर HUF इस ऑप्शन पर आना है। इसके बाद सैलरीड इंप्लॉइज के ऑप्शन पर आएंगे और यहां पर आपको रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पेज पर आने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न के सारे फॉर्म जो है वो यहां पर दिख जाएंगे। अब जैसे यहां पे दिया हुआ है आईटीआर 1, तो हम ये समझ लेते हैं कि आईटीआर 1 फॉर्म के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर आपकी जो इनकम है वो पेंशन से होती है तो इस केस में आप आईटीआर 1 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं।
अगर आपकी इनकम सिंगल यानी वन हाउस प्रॉपर्टी से आती है, यानी अगर आपने सिंगल वन हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है और आपकी वहां से इनकम होती है, तो ऐसे केस में भी आप ITR 1 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। बट यहां पर अगर आपने एक से ज्यादा घर रेंट पे दिए हुए हैं, यानी आपकी इनकम जो है वो 2 हाउस प्रॉपर्टी या फिर 3 हाउस प्रॉपर्टी से आती है, तो ऐसे केस में आप यहां पर ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना होगा। इसके अलावा अदर सोर्सेज, यानी अगर आपकी इनकम किसी इंटरेस्ट से होती है, आपकी फैमिली पेंशन से होती है या फिर डिविडेंड से होती है। कभी कभार क्या होता है कि लोगों ने कुछ स्टॉक्स लिए होते हैं तो उनको वहां पे डिविडेंड भी मिलता है, तो ऐसे केस में भी आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 तक है, तो ऐसे केस में भी आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अब इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आप ITR 1 फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएंगे, तो उसके कुछ क्लाउजेस यहां पे लिखे हुए हैं और हम इनको एक बार क्विकली देख लेते हैं। जैसे आप ITR 1 फॉर्म तब फाइल नहीं कर सकते हैं अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं। आप ITR 1 फॉर्म तब भी फाइल नहीं कर सकते हैं अगर आपने किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिए हुए हैं। मींस अगर आपने किसी भी स्टार्टअप में पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है या फिर आपने किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रखा है, उस केस में भी आप ITR 1 फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो इंडिया से बाहर हैं या फिर आपकी इनकम उन एसेट्स से होती है जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, तो इस केस में भी आप ITR 1 फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके बहुत सारे इनकम के सोर्स हैं जो आउटसाइड इंडिया हैं, तो ऐसे केस में भी आप ITR 1 फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अ पर्सन इन हुज टैक्स केस हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N। इसका मतलब 194 सेक्शन क्या होता है कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर ईयर में कैश विड्रॉ ज्यादा किया है, यानी अगर आपने एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ कर लिया है, तो ऐसे केस में भी आप ITR 1 फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा who has any brought forward loss or loss to be carried forward under any head of income। तो अगर आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है या फिर आपने कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था, किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे थे और आपको वह बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है और आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में भी आप ITR 1 फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर इन सारे केसेस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में आपको या तो ITR 2 एप्लीकेबल होगा या फिर ITR 3 एप्लीकेबल होगा या फिर ITR 4 एप्लीकेबल होगा एज एन इंडिविजुअल। अब ITR 2 आपके लिए तब एप्लीकेबल होता है जब आपके कोई भी कैपिटल गेन्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी प्रॉपर्टी से आपका कोई कैपिटल गेन बना, शेयर की ट्रांजैक्शन की वजह से आपका कोई कैपिटल गेन बना, म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शन की वजह से आपका कोई कैपिटल गेन बना, या फिर अगर आपका मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी से आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है, उस केस में आप ITR 2 यूज करते हैं। अगर आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं, तो उस केस में भी आप यहाँ पे ITR 2 यूज कर सकते हैं। अब ITR 3 आप तब यूज करते हैं जब आपकी कोई भी बिजनेस इनकम होती है या फिर कोई भी प्रोफेशनल इनकम होती है। अब ITR 4 भी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम के लिए है, लेकिन उसी का ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब हमें 3 चीजों की और जरूरत पड़ेगी, और सबसे पहले तो हमें फॉर्म 16 चाहिए। अब फॉर्म 16 आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है कि आपकी इनकम कितनी थी, कहां कहां आपने टैक्स डिडक्शन क्लेम किया और आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनी। अब दूसरा फॉर्म हमें चाहिए 26AS, जिसमें हमें यह पता लगता है कि हमारा TDS कितना कटा। TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब तीसरा फॉर्म हमें चाहिए AIS, जिसका मतलब होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। वहां पर भी हमारी इनकम की डिटेल्स आ जाती हैं, तो तीनों ही जगह हमारी जो इनकम है उसका मैच होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन कहां से निकालनी है ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। फॉर्म 16 आपको आपके एम्प्लॉयर से लेना है, और 26AS ये कैसे आपको मिलेगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और AIS स्टेटमेंट में आपको कैसे इंफॉर्मेशन देखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार हम फिर से incometax.gov.in इस वेब पेज के होम पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको, अगर आप पहली बार इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ बेसिक डिटेल्स को फिल करेंगे, कुछ OTPs फिल करेंगे और आप यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर कर पाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो आपको सिंपल यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेते हैं अपने पैन कार्ड नंबर और अपने पासवर्ड से। यहाँ पर मैंने अपना पैन नंबर फिल कर दिया है। अब मैं क्विकली अपना पासवर्ड भी फिल कर लेता हूं। अब पासवर्ड फिल करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप भी अपना पैन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आप भी कुछ इस तरीके के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे।
अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप अपनी कुछ डिटेल्स को, कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं, जैसे अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी, तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। बट फिलहाल में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारी चीजें चेक कर ली हैं, तो जो मेरी डिटेल्स हैं वो एकदम अपडेटेड है। तो यहाँ पर अब आप फाइल नाउ का ऑप्शन देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे चेक कर लेना है फॉर असेसमेंट ईयर 2023 और 24। अब क्योंकि यहाँ पे जो असेसमेंट ईयर है वो 2023 और 24 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो उससे एक साल पहले यानी 2022 और 23 का यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होगा। और क्योंकि हम रिटर्न जो भर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की भर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर हम फाइल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर हमें असेसमेंट ईयर चूज करना है, तो इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे और हम यहां पे असेसमेंट ईयर चूज कर लेंगे 2023 और 2024। अब यहां पे हमें मोड ऑफ फिलिंग जो मिल रहा है वो ऑनलाइन भी मिल रहा है और ऑफलाइन भी मिल रहा है। अब यहां पर ऑफलाइन का मतलब यह है कि आपको एक एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन टैक्स से रिलेटेड, कितना आपने टैक्स रिडक्शन हुआ, कितना इनकम करी, ग्रॉस सैलरी, सारी चीजें उस फॉर्म में फिल करनी है और उस एक्सेल फाइल को यहां पर अपलोड कर देना है। बट उससे जो आसान तरीका वो है ऑनलाइन मोड ऑफ फिलिंग। इसमें क्या होता है कि आप वेबसाइट पर ही अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, जिससे जो फॉर्म है वो आसानी से फिल हो जाता है। तो यहां पर जो रिकमेंडेड मेथड है वो भी ऑनलाइन है, तो हम इसी को चूज कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि स्टार्ट न्यू फिलिंग का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। बट उससे पहले हम क्या करते हैं कि अपना यहां पे 26AS फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर्म 16 जो आपके एम्प्लॉयर से मिला है उसे देख लेते हैं और अपनी यहां पे AIS में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि इन तीनों में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैच हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अब अपना 26AS फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप यहां पे ई फाइल के ऑप्शन पर आएंगे, इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन पर आएंगे और आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू फॉर्म 26AS, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद हम यहां पे इसे कंफर्म कर देते हैं और इसके बाद ये हमें ट्रेसिस की वेबसाइट पर लेके आ गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS और ATS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर चूज कर लेंगे। असेसमेंट ईयर है हमारा यहाँ पे 23 और 24। अब इसके बाद हम व्यू एज जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे HTML, इसके बाद व्यू एंड डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम एक्सपोर्ट एज PDF के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस केस में अब हमारा जो फॉर्म है वो 26AS जो है वो डाउनलोड हो गया है। तो जो फॉर्म नंबर 26AS है उसको हमने डाउनलोड कर लिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम यहाँ पे अपनी AIS रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे AIS के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो AIS का पोर्टल है वो ओपन हो चुका है और आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे AIS के ऑप्शन पर आना है और इसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर AIS रिपोर्ट में देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से मिला है वो इतना मिला है, जो इंश्योरेंस कमीशन है वो इतना मिला है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में इतना है, इसके बाद बिजनेस रिसिप्ट इतनी है और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में इतना है। अब ये जो सारी वैल्यू है ये हमें अपने फॉर्म 16 जो आपको एम्प्लॉयर से मिला है और इसी के साथ 26AS दोनों के साथ मैच करनी होंगी। एक बार हम फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी रिटर्न को फाइल करना, जिसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट न्यू फिलिंग, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर हम एज ए इंडिविजुअल फाइल कर रहे हैं रिटर्न को, तो ये मैंने ऑप्शन चूज कर लिया है इंडिविजुअल। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना है इसके लिए यहां पर आप प्रोसीड पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। हालांकि ये इंफॉर्मेशन मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुका हूं। अब हमारे इस केस में हम ITR 1 फॉर्म को फाइल करने वाले हैं, तो इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करके हम ITR 1 ऑप्शन चूज कर लेंगे और इसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहां पर हमें ये 3 स्टेजेस में जो अपने रिटर्न है वो फाइल करने हैं। इसके लिए लेट्स गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहां पर ये हमसे पूछ रहा है आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो हम पहला ऑप्शन चूज करेंगे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो यहां पर अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो एग्जम्पशन लिमिट होती है, तो हम इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए अब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ फिल करनी है और जो इंफॉर्मेशन कम होगी वो हमें एडिशनल यहाँ पे फिल करनी होगी। हमारे यहाँ पर ये टोटल 5 स्टेप्स हैं और इन 5 स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चले जाएंगे और इसके बाद जो हमारी रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी।
अब सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेप 1 जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन का कॉलम है उसे फिल करना होगा। उसको फिल करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक कर लेनी है। मेरे केस में बिल्कुल ओके हैं, एकदम ठीक है। बट आपके केस में अगर कुछ भी इनकरेक्ट डिटेल्स फिल होके आई हैं तो आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके उसे चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन चूज करना है, जिसके लिए इसे आप यहां से ड्रॉप डाउन करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इस ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इस ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं तो इस ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके अलावा आप यहां पे डिफरेंट पेंशनर ऑप्शंस भी देख सकते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन, स्टेट गवर्नमेंट पेंशन और पीएसयू पेंशनर। सो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आप यहां से अपना रिलेवेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय हैं, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपको यहां पर सिंपल अदर्स के ऑप्शन को चूज कर लेना है। सो हमारे इस केस में मैंने यहां पे अदर्स सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फाइलिंग ऑप्शन, अगर हम ड्यू डेट से पहले अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो यहां पर 139 सेक्शन यहां पे ऑलरेडी सिलेक्ट होके आएगा। इसके बाद ड्रॉप डाउन करते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं। सो आर यू ऑप्टिंग फॉर अ न्यू टैक्स रिजिम? अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो यस ऑप्शन चूज करेंगे। बट यहां पर मेरे केस में ओल्ड टैक्स रिजीम हमें चूज करना है, तो मैंने यहां पे नो सिलेक्ट कर रखा है। अब देखिए यहां पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम तब सिलेक्ट करना चाहिए जब आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है और साथ ही में आप अच्छे खासे डिडक्शंस को क्लेम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेक्शन 80C डिडक्शन, जिसके अंदर 1.5 लाख की लिमिट है, अगर आप वहां पर डिडक्शन क्लेम करते हैं। इसी के साथ अगर आप HRA हाउस रेंट अलाउंस में डिडक्शन क्लेम करते हैं, या फिर आप होम लोन इंटरेस्ट, आपने कोई घर लोन पे लिया हुआ है और आप उसका इंटरेस्ट पे करते हैं, तो आप वहां पर डिडक्शंस को क्लेम करते हैं, तो तब डेफिनेटली आपको ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना चाहिए। सो अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और यहां पर आप डिसेंट डिडक्शन क्लेम करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर हो जाता है और आपको वही सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। अब यहां पर आपको अपना बैंक डिटेल्स ऐड करनी है, जिससे कि जो भी आपका टीडीएस कटा है उसको आप रिफंड ले सकें। तो यहां पर जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं उन सभी बैंक अकाउंट को आपको यहां पर ऐड कर लेना है। तो इस केस में यहां पे सिंगल बैंक अकाउंट है, इसलिए मैंने वहां पे ऐड कर दिया है। बट आपके केस में अगर बैंक अकाउंट ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो यहां पर ऐड अनदर पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो स्टेज 1 है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, वो कंफर्म्ड हो चुका है। आप बाकी के स्टेप्स भी यहां पे कंफर्म होते हुए देख रहे होंगे, बट क्योंकि ये मैंने जो रिटर्न है ये पहले मैं फिल कर चुका हूं, बट इसी में आपको ऑप्शन करके बता रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेज जो था हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन का, उसको हमने कंप्लीटली अच्छे से समझ लिया है और उसमें डिटेल्स को फिल कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जो है ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये जो स्टेप है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से समझना। सो ग्रॉस टोटल इनकम को समझने के लिए हम यहां पर क्लिक करते हैं। सो यहां पर इस केस में आप जो भी एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं, जो भी आप एलिजिबल हैं, वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेवल है जिसके लिए आप एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, तो आप यस ऑप्शन चूज करेंगे। बट ये हमारे केस में नो है, इसलिए हम नो ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। इसके बाद स्पेशल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस, ये फिर से हमारे केस में नो है। बट अगर आप इसके लिए क्लेम करना चाहते हैं तो यस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे सैलरीड पर्सन को HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलता है, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, बट ये हमारे केस में नो रहेगा। इसके बाद अगला आता है लीव ट्रैवल अलाउंस, तो मेरे केस में फिर से नो है, इसलिए हम नो ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम। सो हमारे इस केस में ये भी नो हो जाता है। इसके बाद हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो अब देखिए इस केस में इनको यहाँ पे इनकम हुई है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे
और इसके बाद हम कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहां पे देखेंगे हमारा सेकंड स्टेप ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म हो चुका है। अब देखिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ जो है टोटल डिडक्शंस। तो थर्ड जो स्टेप है वो हमारा टोटल डिडक्शंस है कि हमने कौन कौन सी यहां पे डिडक्शंस को क्लेम किया। सो ये स्टेप भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप टैक्स सेविंग करते हैं वो इन डिडक्शंस की वजह से ही करते हैं। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप जितने भी डिडक्शंस हैं आपके वो यहां पर जरूर क्लेम कीजिए। सो इसके लिए हम यहां पर इसे क्लिक कर लेते हैं। सो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। तो अगर आपने किसी तरीके की डोनेशन दी है तो यहां पर यस करेंगे, अदरवाइज मेरे केस में यहां पर नो रहेगा। सेकंड है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। तो मेरे केस में नो रहेगा। अब जो यहां पे थर्ड है वो है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो मेरे केस में ये भी नो रहेगा। अब देखिए 80G ये तब एप्लीकेबल होता है जब आपने अपनी कंपनी में HRA क्लेम नहीं किया है। यानी इस केस में अगर आपकी कंपनी से आपको HRA का डिडक्शन मिल रहा था बट वो आपको नहीं मिला है, और अगर आप साथ में हाउस रेंट फिल कर रहे हैं तो आप उसके लिए यहां पर क्लेम कर सकते हैं। सो अभी इस मेरे केस में ये भी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे नो सिलेक्ट किया हुआ है। अब इसके बाद आ जाता है सेक्शन 80C। तो ये भी हमारी इस केस में नो है। अब देखिए यहां पर जो सेक्शन 80C होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर आपको 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट मिलती है अपने डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए। सो अगर आपकी कोई भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है अंडर सेक्शन 80C तो डेफिनेटली वो आपको जरूर क्लेम करनी चाहिए। जैसे कि प्रोविडेंट फंड होता है हमारा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, या फिर हमारी ELSS स्कीम होती है, म्यूचुअल फंड्स जो टैक्स सेविंग वाले होते हैं अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आप किसी तरीके का इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, या फिर अगर आप यूलिप का कोई प्रीमियम भर रहे हैं, आपकी यहाँ पे टैक्स सेविंग FD होती है जो 5 साल के लिए होती है, या फिर अगर आपके कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, पोस्ट ऑफिस वाली FD होती है। अब इन सबके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये जो छोटी छोटी स्मॉल स्कीम्स होती हैं ये सभी सेक्शन 80C के अंडर आती हैं। और अगर आपने इनमें इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको यहाँ पे जरूर अपना डिडक्शन क्लेम करना है। इसके बाद आता है सेक्शन 80CCD। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है उसके थ्रू यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं, बट मेरे इस केस में यहाँ पर नो रहेगा। इसके बाद आता है सेक्शन 80D। तो ये जो है ये मेडिकल एक्सपेंडिचर वाला है, जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसमें आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो मेरे इस केस में ये भी नो रहेगा। अब इसके अलावा अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए कोई भी लोन लिया है तो उसका अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट भी आपका टैक्स डिडक्शन में काउंट होता है, एप्लीकेबल होता है, तो उसके लिए आप यहां पे क्लेम कर सकते हैं, बट मेरे इस केस में यहां पर ये नो रहेगा। सो अगला है सेक्शन 80TTA। ये जो होता है जो इंटरेस्ट अगर आपको सेविंग बैंक अकाउंट में मिल रहा है तो उसके लिए भी आप क्लेम डिडक्शन कर सकते हैं। तो मेरे इस केस में यहां पर ये रेस रहेगा और यहां पे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन उसकी फिल करनी होगी जो भी इंटरेस्ट मुझे सेविंग बैंक अकाउंट में मिला है। सो इन सब के अलावा आप देख सकते हैं कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। तो अगर आप इसको यस करते हैं तो आप यहां पर बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कोई इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका भी आप यहां पे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है और आपने उस पर लोन कराया और आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका भी आप यहां पर क्लेम ले सकते हैं। सो दोस्तों जो भी आपका यहां पे एप्लीकेबल डिडक्शन बनता है उसको यहां पर जरूर क्लेम कीजिए। लिस्ट आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी परचेज किया है तो उसका भी आप यहां पे डिडक्शन ले सकते हैं। अब हमारे इस केस में ये यहां पर नो हो जाता है तो मैंने इसको नो सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे 3 स्टेप हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने टैक्स डिडक्शन भी यहां पे कंफर्म हो चुका है। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है टैक्स पेड। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे। तो ये स्टेप बड़ा ही सिंपल है। आप यहां पे देख सकते हैं कि जो टीडीएस से जो आपकी सैलरी से टीडीएस कटा है वो यहां पे 0 है मेरे इस केस में, और अगर टीडीएस इनकम अदर फ्रॉम द सैलरी कटा है तो यहां पे शो हो रहा है। तो इसको मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं, ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका हूं। हम सीधा यहां पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सो अब आप यहां पे देख सकते हैं टोटल 4 स्टेप हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो 5वां स्टेप है वो है टोटल टैक्स लायबिलिटी। इसको कंफर्म करने के लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे। सो ये लास्ट स्टेप है, हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो आप यहां पर सारी इंफॉर्मेशन अगेन फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। सो एक बार आप यहां पे सारी डिटेल्स को अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं। अब मेरे इस केस में जहां पे टोटल टैक्स बन रहा है वो 0 बन रहा है, तो मैं इसको यहां पे कंफर्म कर देता हूं। सो अब हम यहां पे जो 5 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं।
सो यहाँ पे मेरे इस केस में जो टोटल टैक्स पेड बन रहा है, यानी जो इन्होंने टैक्स ऑलरेडी पेड किया है वो इतना किया है, और जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो 0 बन रही है। इसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस रिटर्न को मैं ऑलरेडी फाइल कर चुका हूं। सो अभी मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको अगले प्रोसेस क्या होते हैं वो समझाऊंगा। सो जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप रिफंड के लिए एलिजिबल है वो डेफिनेटली आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। सो जैसे मेरी इस केस में यहाँ पर 30 रुपीज का रिफंड मिल रहा है, सो डेफिनेटली हम इसको जरूर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे और इसके बाद प्रीव्यू रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है, अपनी जो डिटेल्स हैं उसको अच्छे से चेक कीजिए और यहाँ पर चेक मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पर चेक मार्क करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने जो फॉर्म है वो कंप्लीटली फिल होके आ गया है। आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी यहीं से कर सकते हैं। सो अगर आपने अपना फॉर्म अच्छे से चेक कर लिया है तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और इसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल आ चुका है। अगर आपका यहाँ पे बाय चांस कोई भी एरर आता है तो आप उस पर्टिकुलर एरर को वहां पर जाकर रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का एरर आएगा तो वो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देगा। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई बाय RTRV। वेरीफाई बाय RTRV पहले ये ऑप्शन काफी ज्यादा यूज होता था। इसके बाद आता है ई वेरीफाई लेटर। तो अगर आप अपनी रिटर्न को अभी ई वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो सबमिट करने के बाद आपको 30 दिन के अंदर अंदर उसे ई वेरीफाई करना होगा। जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ई वेरीफाई नाउ का होता है। आप अपने आधार कार्ड पर OTP लेकर या फिर अपने बैंक अकाउंट से या फिर डीमेट अकाउंट से वेरीफाई कर सकते हैं। सो इसके बाद ई वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जो सबसे बेटर और सबसे इजीएस्ट ऑप्शन होता है वो आपके आधार कार्ड पर अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप OTP लेकर उसे इमीडिएटली वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसी के साथ आप नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमारे इस केस में मैंने आधार OTP को ई वेरीफाई के लिए सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल और इसके बाद जनरेट आधार OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो अब यहाँ पे आधार OTP आ जाएगा और OTP डाल के मैं अपना रिटर्न जो है वो डेफिनेटली फाइल कर दूंगा। सो दोस्तों ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। सो आई होप सो कि आपको अब रिटर्न फाइल करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसी के साथ साथ अब आपका भी फर्ज बनता है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके और बिना किसी परेशानी के वो अपना रिटर्न खुद से फाइल कर सकें। आई थिंक इससे ज्यादा डिटेल्ड और एक्सप्लेनेशन वीडियो शायद ही आपको मिलने वाला है ITR 1 फाइलिंग का। So it's a humble request to all of you that please share this video as more as possible। और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे लाके सेट कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो चैनल पर आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।